Hello friends, this is Mayuri Taude. I am going to take a subject which is known as secretarial practice for class 12th, commerce students. Many of the students are afraid of the word secretarial practice because ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ होती है. बट फ्रेंड्स, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स देखते जाएंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिपॉजिट, शेयर, स्टॉक मार्केट, वैसे वैसे आपको ये सब्जेक्ट और इजी लगते जाएगा. चलिए, तो हम आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट और फाइनेंस ये वर्ड हम लोग ब्रेक करके पहले इसे समझ लेंगे. उसके बाद में आई एक्सप्लेन यू द होल इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. Corporate is nothing but an establishment, a company, a corporation, जहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट काम करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ये इस्टेब्लिश होती है लॉफुल पर्पस के लिए. और फाइनेंस का मीनिंग है मनी. फाइनेंस इज नथिंग बट मनी. पैसे हम डेली भी यूज करते हैं. फाइनेंस इज नथिंग बट हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे इस्तेमाल करते हैं वही फाइनेंस कहलाता है. अब कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ फाइनेंस, जो उसका डेली वर्क करने के लिए, डेली फंक्शन करने के लिए उसके लिए काम आता है और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड होती है. दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस. चलिए, तो हम लोग अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. The term finance is related to money and money management. It is related to inflow and outflow of the money. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use funds. अभी ये term finance is related to money management. I'll give you an example, a very simple example. An employee works in an organization. For what he works? For money, for salary. That is what is known as his inflow, earning of his livelihood. अभी मनी मैनेजमेंट क्या होता है? वही पैसा जो वो कमाता है वो आगे जाके कहीं इन्वेस्ट करता है ताकि उसको अच्छे से रिटर्न्स मिले. सेम गोज विद कॉर्पोरेट फाइनेंस. कंपनी को पैसे रेज करने पड़ते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन लेके या फिर कोई और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन से पैसे लेके वो अपना बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस रेज करते हैं. दैट इज नोन एज इनफ्लो ऑफ द फाइनेंस. अभी उसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं. और आउटफ्लो इज नथिंग बट द डाइल्यूजन ऑफ द फाइनेंस. डाइल्यूजन ऑफ द फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस हम लोग डिप्लॉय करते हैं हमारी डे टू डे वर्किंग के लिए, हमारे डिपार्टमेंट्स में, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है और बहुत से डिपार्टमेंट्स है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है. ये सारे डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है. फाइनेंस इज नथिंग बट द ब्लड इन द वेन्स ऑफ द कॉर्पोरेट. ये एक ब्लड की तरह हर डिपार्टमेंट में काम करता है. इसके बगैर कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता. हेनरी फोर्ड राइटली सेड, हेनरी फोर्ड ने यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. हेनरी फोर्ड यहाँ पे राइटली कहते हैं, उन्होंने हमारे लेग्स और आर्म्स का एग्जाम्पल लेके हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मनी इज सच अ वाइटल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नथिंग कैन वर्क विदाउट फाइनेंस. अगर फाइनेंस ही ना हो तो कॉर्पोरेशन का कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा. विदाउट फाइनेंस नथिंग कैन बी डन. अब कॉर्पोरेट फाइनेंस का हम लोग मीनिंग देखते हैं. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन. जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कोई भी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करने के लिए उसको फंड रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए रेजिंग और उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि आपका फर्म स्मूथ चले, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो. ये सारी चीज़ें हैं. इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब
उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस बैठता है। आगे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे। वो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कहाँ कितना पैसा जा रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, ये सारा कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर आता है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑब्वियसली अगर हम हमारे पास पैसा बचा हुआ है तो हम ऑब्वियसली उसको कहीं तो भी इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज या कोई और कॉर्पोरेट को हम लोन भी दे सकते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मीनिंग, अब हम डेफिनेशन के तौर पे इसका मीनिंग देखते हैं। Henry Hoagland expressed the view that corporate finance deals with primarily acquisition and use of capital by business corporation। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक्विजिशन, अब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो सैलरी के लिए काम करता है, वो हुआ उसका एक्विजिशन। एंड कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, और वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस। द वाइटल रोल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कम्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड फ्रॉम विच इट कैन जनरेट द मैक्सिमम आउटपुट। The term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market, share market. It also covers capital information and foreign capital. Even financial organization and banks play vital role in the corporate finance. अभी टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना बजट होता है, वो बजट कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर प्रिपेयर होता है और मंथली बेसिस पे उनको फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट के रिलेटेड स्टडी किया जाता है, मनी मार्केट और शेयर मार्केट के रिलेटेड स्टडी किया जाता है, ताकि हम लोग कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं ये फाइनेंस मैनेजर को अच्छे से पता चले। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन capital. Even financial organization and banks play vital role in the corporate financing. Financial organizations जो होते हैं, जो हमको लोन के तौर पे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा शॉर्ट टर्म नीड फुलफिल हो जाए, फिर हम लोग उनको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस दे देते हैं। बैंक लोन भी हम लोग ले सकते हैं, राइट? अब फाइनेंस मैनेजर के क्या क्या रोल होते हैं कॉर्पोरेशंस में, वो क्या इंश्योर कर सकते हैं कॉर्पोरेशंस में, कॉर्पोरेशन स्मूथली चलाने के लिए, वो हम लोग देखते हैं। अ फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, ये फाइनेंस मैनेजर की ही जिम्मेदारी है कि फाइनेंस मैनेजर देखे कि फर्म्स के पास एडिक्वेट फाइनेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो किसी और प्रॉपर चैनल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च करके एडिक्वेट फाइनेंसेस फर्म में लाए। They are using the right source of funds that has minimum cost. They are using the right source of funds, मतलब funds raise करने के लिए हम लोग proper source use कर रहे हैं जितना कि उससे minimum cost हम लोग bear करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग funds raise कर रहे हैं और हमारा cost उसमें raise करने का ही ज़्यादा जा रहा है, तो वो funds आके भी हमारे corporation में कोई फायदा नहीं है। The firm utilizes raise fund effectively। जैसे मैंने आपको बोला कि डिपार्टमेंट वाइज हम लोग बजट निकालते हैं, डिपार्टमेंट को सप्लाई करते हैं मनी उनके मंथली नीड्स के हिसाब से, तो इसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वो फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर यूटिलाइज करे अपने फंड्स को। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। वो फंड अगर ओनर शेयर होल्डर्स आपको देते हैं तो उनको मैक्सिमम डिविडेंड चाहिए होगा आपसे, इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए वो प्रॉपर चैनल्स से यूटिलाइज करना ज़रूरी है, प्रॉपर चैनल्स में लगाना ज़रूरी है ताकि आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिले और वो फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो और ओनर्स को आप उसमें से प्रॉफिट दे दें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बेसिक ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दो डिसीजंस के ऊपर कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। द बिजनेस फाइनेंस हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग शेयर से या डिबेंचर से या और कई तरीके से हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं, तो बिजनेस फर्म को जैसे ही एक्सेस मिलता है फाइनेंशियल
कैपिटल मार्केट में, तो वो अपना IPO रिलीज करके वहां से फंड्स रेज कर सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिससे फंड्स रेज होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स को सब्सक्रिप्शन मिलता है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, आई एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ फर्दर। The firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. अब ये फर्म और फाइनेंस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इक्विटी कैपिटल रेज करना चाहते हैं या डेट कैपिटल रेज करना चाहते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। इक्विटी, अगर उन्होंने सिर्फ इक्विटी रेज किया तो उसमें रिस्क बहुत है, और सिर्फ डेट कैपिटल किया तो उसमें लाइबिलिटीज बहुत आ जाती है। हर समय पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी में आपका रिस्क हाई हो जाता है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, public deposit, debentures, etc. to raise funds. The finance manager ensures that the firm is well capitalized. That is, they have right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर को सिर्फ यही देखना होता है कि वो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, और बैंक लोन करवाए, पब्लिक डिपॉजिट ले, या फिर डिबेंचर होल्डर्स से फंड्स रेज करें। दे हैव द राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। वो फर्म के पास ना ज्यादा कैपिटल है ना कम कैपिटल है। इक्वली बैलेंस होना बहुत जरूरी है इनफ्लो और आउटफ्लो में। Investment decisions. Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding use of the funds in a systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. अभी मैं investment decision को आपको एक simple example देती हूँ। अब कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक सेटअप करता है तो उसके पास पहले पेशेंट्स तो नहीं आते हैं, राइट? उसे पहले क्लिनिक सेटअप करना पड़ता है, उसमें सारी मशीनरी सेटअप करनी पड़ती है। अगर वो ENT डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, तो उसे आई स्पेशलिस्ट से रिलेटेड ही मशीनरी लगवानी पड़ेगी। वो रेडियोलॉजी की मशीन लेके कोई फायदा नहीं है, वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उनके लिए। सो इसी तरह अगर फाइनेंस मैनेजर अगर प्रॉपर सोर्सेस और कंपनी को किस मशीनरी की जरूरत है ये अगर उसे पता ही नहीं है तो उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा गलत हो जाएगा। इसीलिए फाइनेंस मैनेजर को स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कौन सी मशीनरीज की ज़रूरत है, कौन से फिक्स एसेट्स की ज़रूरत है। इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपर फंड्स के साथ और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो कैपिटल रेज करने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा और वो यूटिलाइज करने के लिए भी हमें कितना कॉस्ट लगेगा। यूटिलाइजेशन इन द सेंस अगर हमको फॉर एग्जांपल कोई एसेट कोई मशीनरी हमको खरीदनी है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, वो मशीनरी हमें बाहर कुछ 1 लाख रुपए में मिल रही है और वही सेकेंड हैंड मशीनरी जो सिर्फ 2-3 साल चली हुई है वही हमें 60,000 या 70,000 या 80,000 में मिल रही है। तो हम लोग हमेशा सेकेंड हैंड मशीनरी ही प्रेफर करेंगे, नॉट हमेशा, बट कॉस्ट कटिंग के हिसाब से हम लोग जो मशीनरी सेकेंड हैंड है 1 साल या 2 साल ही चली है बट उसका लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा है, वही मशीनरी हम लोग प्रेफर करेंगे। Once they know that the cost of capital, firm can deploy or use the fund in such a way that returns are more than cost of capital. उनको एक बार अगर पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है तो ये बिजनेस का ही सक्सेस है, ये फाइनेंस मैनेजर का सक्सेस है। Finding investments and deploying them successfully in the business is known as investing decision. अब इन्वेस्टमेंट फाइंड करना और उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सक्सेस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। जैसे मैंने आपको बोला कि हम हर एक डिपार्टमेंट का बजटिंग निकालते हैं, उसमें कितना फंड लगेगा, कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंड चाहिए, ये अगर हम लोग देखते हैं और प्रॉपर उसी तरीके से चैनलाइज करते हैं हमारे फंड, तो हमारे हाथ में भी फंड बचते हैं जहाँ जो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपको
पिछले स्लाइड में बताया कि फाइनेंस डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अगर मशीनरी का डिसीजन लेना है, अगर कोई डिपार्टमेंट को ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, तो ये सारे डिसीजंस हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर ही ले सकते हैं, ताकि हमारे पास इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है ये हम बैलेंस करके फिर हम लोग वो प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो और उसके लिए अगर आपको फाइनेंसेस रेज करने हो, तो यू कैन गो इनटू कैपिटल मार्केट एंड रेज फाइनेंसेस फॉर योर प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेबल है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आपके प्रोजेक्ट में अट्रैक्ट होंगे, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे आपके प्रोजेक्ट में आपको हेल्प कर सकते हैं। दैट ऑल्सो कम्स अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट अगर बहुत पुराना हो गया है, आपको प्रोडक्ट अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या नया प्रोडक्ट आप कहीं लॉन्च कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। आप कौन से मार्केट में कौन से टारगेट कस्टमर को आप वो देने वाले हो, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। कंपटीटर्स हमसे कितने आगे हैं, कंपटीटर्स का प्रोडक्ट कैसे चल रहा है मार्केट में, हमें कौन से प्राइस में लॉन्च करना है, ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर आता है। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। ऑब्वियसली टाइम एंड मनी गोज हैंड इन हैंड। जैसे मैंने आपको ये पिक्चर डिस्प्ले किया है, टाइम एंड मनी गोज हैंड इन हैंड। स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, जैसे जैसे आपका बिजनेस चलते जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल में भी आपका काफ़ी फायदा होगा। और ये सारे प्रॉफिट्स आपका जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे आपका फर्म स्मूथ फंक्शन करेगा। brings coordination between various activities, planning, organizing, staffing, directing, controlling, ये सारी activities तो है ही, but corporate finance different departments को एक साथ लाता है, because finance is the only key for every department. हर एक डिपार्टमेंट को फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, सख्त ज़रूरत होती है, उसके सिवा डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली अगर हमारे पास फंड्स बचते हैं तो हम नए ब्रांचेस खोल सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे हम लोग हमारा ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, और हमारा अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो तो हम लोग ब्रांचेस और एक्सपांशन हमारे बिजनेस का ज़रूर कर सकते हैं। वो प्लान करने के लिए भी हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजिंग रिस्क, ऑब्वियसली अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है या फिर सडन लॉस हो जाता है फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को सेल में, तो वी कैन मैनेज द रिस्क। हमारे पास उतना सफिशिएंट फंड होता है, जो कॉर्पोरेट मैनेजर होता है वो उतना सफिशिएंट फंड बाजू में निकाल के रखते हैं। जब ऐसी कोई कलामिटी आती है या ऐसे कोई डाउन ट्रेंड आता है बिजनेस में, तो वो रिस्क हम लोग मैनेज कर पाते हैं वो फंड से। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, हम लोग ओल्ड एसेट्स जो स्क्रैच में निकलने वाली है हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दैट ऑल्सो कम्स अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब आपको जो नए एसेट्स खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, हम लोग वो स्क्रैच के कुछ पैसे आने के बाद और कॉर्पोरेट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके हमारे पुराने एसेट्स रिप्लेस कर सकते हैं। अभी जैसे मशीनरी है, अगर बिल्डिंग को रिनोवेशन करने की ज़रूरत है तो बिल्डिंग को रिनोवेशन कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर्स नहीं चल रहे, सिस्टम अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो ये सारा रिप्लेस अंडर ओल्ड एसेट्स के अंडर आता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली जब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है या हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमाने लग जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट, या फिर हमने कोई बैंक लोन लिया हो तो उनको इंटरेस्ट ज़रूर पे करते हैं। वो लाइबिलिटी कोई भी बिजनेस अपने ऊपर नहीं रखना चाहेगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, जैसे कि हमारा कोई रजिस्ट्रार का फीस है, एडवोकेट का फीस है, उसके बाद में CA CSS का फीस है, हम लोग ये पे करते हैं। और जैसे ही हमारा बिजनेस चलता है, अभी GST आ गया है
इनकम टैक्स आ गया है। तो जीएसटी और इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, अगर हमारा बिजनेस जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है तो हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स और ये सारे रिटर्न्स हमको हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमको फिल करने पड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें पैसे की ज़रूरत किस सोर्सेस से हम लोग वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. अभी हम लोग एक स्टार्टअप के हिसाब से सोचते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसे कोई आइडिया जनरेट हुई है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, उसे मोबाइल फ़ोन का बिजनेस करने की आइडिया आई है, वो मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आया है, या फिर उसके पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर एक मोबाइल से जो अभी तक लॉन्च हो चुका है उससे काफ़ी डिफरेंट है, और फिर इसकी फीजिबिलिटी चेक की जाती है कि ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। अभी बहुत से मोबाइल्स मार्केट में है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सारे बहुत से मोबाइल्स अभी चलते हैं। उनके कंपटीशन में ये मोबाइल थोड़ा हटके है, इसीलिए हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर्स खुद को समझ के फिर हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. अभी ये मोबाइल हमने लॉन्च करने के लिए सोच लिया कि नहीं, हमें ये मोबाइल लॉन्च करना ही है, हमारा सॉफ्टवेयर सारे सॉफ्टवेयर से हटके है और हमारा मोबाइल का पीस भी सारे मोबाइल से एकदम हटके है। तो इसका फीजिबिलिटी तो चेक हो गया कि ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी इसमें थोड़े सीरियस स्टेप्स लेना स्टार्ट हम करते हैं। The first and foremost step is to take decision of the amount of capital required to start and run the business. अभी सबसे पहले यहाँ पे भी आता है तो वो फंड्स ही आते हैं कि हमें कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द सेंस हमें पैसा कितना लगेगा ये मोबाइल लॉन्च करने में, ये मोबाइल बनाने में और ये मोबाइल बेचने में, इसकी प्राइस क्या हो सकती है, हम लोगों को मटेरियल जो मिलेगा वो कितने प्राइस में मिलेगा, रॉ मटेरियल फिर हम असेंबल कहाँ करेंगे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। This task has to be performed with utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. अभी ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये हमारे बिजनेस को बहुत हैम्पर कर सकता है। अगर हमारा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन गलत हो गया या फिर हमारा मोबाइल लॉन्च करने का प्लान कहीं भी गलत हो गया तो ये हमें बहुत सा लॉस फेस करवा सकता है। Thus, when deciding about the volume of the capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirements and working capital requirements. अभी capital requirements में यहाँ पे हमने दो bifurcations देखे हैं, fixed capital requirement और working capital requirement. अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे capital requirements में। Types of capital, fixed capital. हमने पीछे देखा था फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल था, तो हम लोग पहले फिक्स्ड कैपिटल देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है यूज फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अभी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल जैसे बोलते हैं तो वैसे हमारा मशीनरी आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो ये फिक्स्ड कैपिटल है। मतलब एम्प्लॉयज़ को बैठने के लिए ऑफिस तो लगेगा ही लगेगा, उनको काम करने के लिए कंप्यूटर्स लगेंगे, उनको बैठने के लिए चेयर्स लगेंगे, उसके बाद में टेबल लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा फिक्स्ड इनकम है, इससे हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बाद में हम लोग कंपनी स्टार्ट कर देंगे और बाद में हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये फिक्स्ड ही एक्सपेंसेस हैं जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे दिए हैं।
Such capital is required usually at the time of establishment of a new company and can be used for expansion of existing company. अभी हम लोग जैसे मोबाइल बनाने का सोच रहे थे, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें नए इस्टेब्लिशमेंट जब आप सेटअप करना चाहते हो, ये तभी भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लैंड बिल्डिंग लगेगी, प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, सारी चीज़ें लगने ही वाली है। इसको कोई ऑप्शन नहीं है। दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। अभी हम लोग आगे देखते हैं वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल? Used to carry out day-to-day business activities, that is for building up an inventory, for financing receivables, for covering day-to-day operating expenses. अभी इन्वेंटरी जैसे हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें से हमको फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो वो रॉ मटेरियल हमें डेली बेसिस पे लगता है या फिर मंथली बेसिस पे लगता है, उसका हम लोग स्टॉक करके रखेंगे। फाइनेंस रिसीवेबल मतलब हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में से फाइनेंस जनरेट होता है। जैसे कि हम लोग ग्रॉसरी लेने जाते हैं, तो वो स्टोर कीपर को डेली बेसिस पे इनकम आते रहता है, तो दैट इज नोन एज फाइनेंस रिसीवेबल फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उनको डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए उनको स्टॉक रखना पड़ता है। दैट स्टॉक इज नथिंग बट इन्वेंटरी। जो हम लोग ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सा स्टॉक मिलता है, तो वो स्टॉक ही इन्वेंटरी होता है उस शॉपकीपर के लिए। और वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट उनको डेली जो कस्टमर्स से पैसे आते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल फॉर देम। उसमें से ही वो उनके वेंडर्स जो सप्लाई करते हैं उनके पैसे चुकाते हैं, जो डेली बेसिस पे उनको पेरिशेबल गुड्स या कोई और गुड्स रहेंगे वो लाके देते हैं, उनको डेली बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है। Example, maintain sufficient stock of finished goods to store adequate raw material in stock. वही मैंने आपको ग्रोसरी स्टोर का एग्जाम्पल दिया था। It is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. It is necessary to estimate the amount of capital. अभी वो डेली बेसिस पे कोई आया तो उसको दे 1000 रुपये, कोई आया उसको दे 2000 रुपये, ऐसे तो नहीं कर सकते। उनको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, कि हमें डेली का प्रॉफिट कितना हुआ और हमने वेंडर्स को कितने पैसे दिए। ये सारा जानने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ नोन एज डेली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग रखना ज़रूरी होता है, विच कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। अब ये मैं आपको वर्किंग कैपिटल का साइकिल बताती हूँ। दिस इज इन्वेंटरी, उसके बाद में रिसीवेबल, कैश एंड ऑपरेशंस। ये फ्लो ऐसे ही चलता है। हम लोग साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस फर्म नीड्स फंड्स टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब उसको डेली बेसिस पे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इन्वेंटरी बेचने के बाद या फिर इन्वेंटरी फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद जो मिलता है, दैट इज रिसीवेबल। Prominent share of this fund is used to buy raw material and remaining part is kept available to pay wages and expenditure. अभी हम लोग इसमें से थोड़े 2 या 3 पार्ट्स करके रखते हैं। इसमें एक्सप्लेन किया है कि रॉ मटेरियल के लिए हम कुछ फंड रखते हैं, वेजेस पे करने के लिए कुछ फंड रखते हैं और डेली एक्सपेंडिचर्स पे करने के लिए कुछ फंड रखते हैं। तो हम लोग ऐसा बाइफर्केशन करके हम लोग रिसीवेबल्स रख देते हैं, राइट, जो कैश में होता है। Thus, the working capital with which the form of cash is converted into inventories. अभी रिसीवेबल्स आने के बाद हम लोग रॉ मटेरियल को इन्वेंटरी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और वो बेचते हैं, राइट। उससे हमको कैश मिलता है। रॉ मटेरियल कैन कन्वर्ट इनटू वर्क इन प्रोग्रेस देन टू फिनिश गुड। With the sale of finished good, they turn into account receivable, presuming the goods are sold on credit basis. अब हम लोग रिसीवेबल कब करेंगे? अगर हम लोग कोई गुड्स उधार पे बेच रहे हैं या क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो हमारा रिसीवेबल्स क्रिएट होता है, हमें किसी से पैसे आने होते हैं।
नहीं तो हम लोग इन्वेंटरी बेच के डायरेक्टली कैश भी ले सकते हैं। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल हैज मैच्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट। कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक द साइकिल टू द कैश। अभी जैसे ही हम लोग रिसीवेबल्स हमारे कलेक्ट हो जाते हैं, हमने किसी को क्रेडिट बेसिस पे, एक हफ्ते के बेसिस पे किसी को उधारी पे माल दिया है या उधारी पे हमारा फिनिश गुड्स बेचा है, तो एक हफ्ते बाद जैसे ही उसका रिसीवेबल्स वापस आ जाता है, ये साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वापस वो ऑपरेशंस में लग जाता है। ऑपरेशंस फिर वापस इन्वेंटरी बनाते हैं और इन्वेंटरी वापस रिसीवेबल या क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस करते हैं, वो फिर कैश में कन्वर्ट होता है, एंड अगेन दिस साइकिल गोज ऑन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, या फिर फिनिश गुड्स आप डायरेक्टली बेचते हो, आप रिटेलर हो या होलसेलर हो, ये नेचर ऑफ बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, अगर आपका प्रोडक्शन है तो भी आपको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, अगर आप होलसेलर या रिटेलर डीलर है तो आपको सिर्फ एक शॉप लेके आपका इन्वेंटरी आपको स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से फिक्स कैपिटल डिफर करता है। साइज ऑफ द बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, या फिर रिटेल है, होलसेल है, तो उसका साइज भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका क्लोथिंग स्टोर है तो उसके हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, क्लोथ्स आपको गारमेंट्स परचेज करने पड़ेंगे, उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, उसकी इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी, तो वो आपका फिक्स एक्सपेंस हो जाएगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस में आपको कितना स्कोप है प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए। अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका क्लोथिंग स्टोर है तो डेली बेसिस पे लोग क्लोथ्स परचेज करने आते ही है, तो उसका स्कोप कितना है, उसमें हम लोग सेल कितना कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। इवन एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। लीज मतलब हमने किसी की जमीन लीज पे ली है हमारा प्लांट सेटअप करने के लिए, और उसने वो हमसे 20 ईयर्स उसने हमसे 20 ईयर्स का लीज किया हुआ है, और हम उसे 20 ईयर्स तक रेंट पे करते हैं उस जगह को इस्तेमाल करने के लिए जहाँ पे हमने हमारा प्लांट सेटअप किया है। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करता है। रेंट तो हमको हर महीने पे करना ही होता है, अगर हम किसी की फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, अगर हम किसी का बिल्डिंग यूज कर रहे हैं। एक्सटेंड ऑफ लीज, और अगर हमने 20 ईयर्स का लीज लिया है तो हमको हर साल वो लीज अमाउंट भी पे करना है। अगर हमने एक्सटेंड कर दिया उसे और 10 साल के लिए, तो वो एक्सपेंसेस भी हमारा फिक्स कैपिटल में ही आ जाता है। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी हमारे और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, वेंडर्स है, उनसे हमने और एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो मटेरियल हमको कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कोई और हमारे ही वेंडर्स में से कोई और ले रहा है, तो उसके साथ हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें कोई न्यू मशीनरी मिल रही है 1 लाख में, और वही सेकेंड हैंड जो 1-2 साल इस्तेमाल हुई है बट उसकी लाइफ उतनी ही है जितनी न्यू मशीनरी की है, तो वो हमको मिल रही है 80,000 में, तो ऑब्वियसली हम लोग 80,000 की मशीनरी परचेज करेंगे। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, वो भी फिक्स एसेट में हम लोग उसमें कितना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स, कंसेशनल रेट जैसे मैंने आपको बोला कि हमें 20,000 का फायदा होने वाला है, तो हम वो कंसेशनल रेट में मतलब 80,000 में हम लोग वो मशीनरी परचेज कर लेंगे। इंटरनेशनल कंडीशंस, अभी अगर हमारा बिजनेस या हमारा सेटअप कहीं और बाहर भी है, वो कंट्रीज की पॉलिसीज या वो कंट्री में अगर कोई डिस्टर्बेंस है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन वो कंट्री की अच्छी नहीं है, तो वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में इंटरनेशनल कंडीशंस भी लिए गए हैं। ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है वैसे ही
हमारे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा सेल ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम होगा। इट इज़ वाइस वर्सा। प्राइस के ऊपर वो फैक्टर डिपेंड करता है कि लोग परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। बट अगर वो इसेंशियल नीड है जैसे कि पेट्रोल, अगर उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं फिर भी हमको वो परचेज करना ही पड़ता है, उसके सिवा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी विच अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एज वेल। पॉपुलेशन ट्रेंड। अभी पॉपुलेशन की डिमांड जैसी होती है, उनको एक मोबाइल चाहिए होता है और उसके साथ साथ सिम कार्ड देने वाली सर्विस कंपनी भी चाहिए होती है। तो ये पब्लिक डिमांड है। पब्लिक डिमांड की वजह से आज इतने सारे मोबाइल शॉप्स में आ चुके हैं, इतने सारे कंपनीज अपने मोबाइल लॉन्च करती है। दैट इज ड्यू टू द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर हम टीवी, फॉर एग्जांपल हम लोग टीवी लेने जाते हैं तो हमेशा हमारा प्रेफरेंस होता है, हम लोग घर से बजट फिक्स करके निकलते हैं और उसके बाद में ही हम लोग टीवी परचेज करने जाते हैं। तो हमारा जो बजट होता है दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस विच इज फिक्स्ड। हम उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। हम उनको बोलते हैं कि हमको यही बजट में हमें टेलीविजन खरीदना है और हम उसी बजट में घर पे लेके आते हैं। दैट इज ऑल्सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स मतलब हमारे कंपिटिटर अगर प्राइस कम रखते हैं तो हम अब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर टूथपेस्ट का हमारा प्रोडक्ट है तो अगर कोलगेट का टूथपेस्ट का प्राइस है 46 रुपीज़ तो हम लोग 50 या 52 या 55 या 60 नहीं रख सकते हैं। हमें कंपिटिटर्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 रख सकते हैं या 45 रख सकते हैं या ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स 50 ही रख सकते हैं। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल, इसमें भी नेचर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप रिटेल स्टोर हो, होलसेल स्टोर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोडक्शन हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आपका डेली वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा। और अगर आप रिटेल में हो या फिर छोटे से आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो उसमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। साइज ऑफ बिजनेस, यहाँ पे भी साइज ऑफ बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि साइज ऑफ बिजनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपका प्रोडक्शन प्लांट है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। डे टू डे आपका वेजेस जाएगा, आपका रेंट, आपका बहुत से एक्सपेंसेस है जो डेली बेसिस पे इन्वेंटरी है, रॉ मटेरियल है, आपको परचेज करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका बिजनेस साइज में बहुत बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्किंग कैपिटल में अगर आपका सेल ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी बिकॉज आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आपका सेल डाउन है तो आपको वर्किंग कैपिटल उतना नहीं लगेगा, आपका वर्किंग कैपिटल डाउन होगा एंड वाइस वर्सा। प्रोडक्शन साइकिल, आपका प्रोडक्शन साइकिल कैसा है, मंथली बेसिस पे प्रोडक्शन है, आप क्वार्टरली बेसिस पे प्रोडक्शन करते हो, और प्रोडक्ट क्या आप प्रोड्यूस करते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस साइकिल, आपका बिजनेस साइकिल कैसा है, आपको फंड्स मंथली बेसिस पे लगते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे लगते हैं, वीकली बेसिस पे लगते हैं या डेली बेसिस पे लगते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप रिटेलर हो तो आपको फंड्स डेली बेसिस पे लगेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है, आपका कोई प्रोडक्शन प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आप मंथली इन्वेंटरी आप एक स्टॉक करके रखोगे, उसका प्रोडक्शन करोगे और महीने भर के बाद आपका वो फिनिश प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसके लिए आपको मंथली बेसिस पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, टर्म्स ऑफ परचेज या परचेज एंड सेल्स मतलब आप क्रेडिट बेसिस पे
परचेज सेल कर रहे हो या फिर कैश बेसिस पे परचेज सेल कर रहे हो, वो वर्किंग कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज उसका जैसे हमने लास्ट में साइकिल देखा था कि वो इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैश और ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप क्रेडिट सेल कर रहे हो या कैश सेल कर रहे हो, क्रेडिट परचेज कर रहे हो या कैश परचेज कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल मतलब आप अगर किसी को माल बेचते हो और आपने 1 हफ्ते का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो उसके पास से पैसे लेना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पैसे कैसे वसूल करने हैं ये आपको देखना है, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रेडिट कंट्रोल। अगर आप किसी को उधारी पे माल बेचते हो या किसी से उधारी पे माल लेते हो, तो उसका क्रेडिट देना और उससे क्रेडिट लेना, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट कंट्रोल। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ऑब्वियसली अगर आप आपका ब्रांच सेटअप करना चाहते हो कहीं और सिटी में या कहीं और स्टेट में, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पड़ेगी। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी मतलब मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पे भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत डिपेंडेंट होती है। बिकॉज मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है डेली वेजेस के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, इसके ऊपर भी बहुत सारा वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जैसे कंपिटिटर्स हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट इसमें बोला था कि कंपिटिटर ने अगर XYZ प्राइस रखी है तो आपको उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं रखते आएगी, आपको उसके आसपास ही प्राइस रखनी पड़ेगी। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वर्किंग कैपिटल, अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को। चलिए अभी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, एक बैलेंस शीट, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आगे एक बैलेंस शीट है, उसमें मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये भी दिखा दूंगी। A company can raise its capital from different sources, that is own capital or borrowed capital or both. The own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserves and surpluses. On the other hand, borrowed sources and debentures, loans, etc. A combination of different sources are used in capital structure. It is nothing but security mix. Capital structure means mix up of various sources of funds in desired proportion. To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. अभी कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक ओन कैपिटल होती है और एक बोरोड कैपिटल होती है। ओन कैपिटल इन द सेंस हम लोगों ने शेयर्स परचेज किया है हमारी खुद की कंपनी के एज अ प्रोप्राइटर, हमारे पास कुछ शेयर्स है तो वो हमारा ओन कैपिटल हो गया। शेयर होल्डर्स जो हमारे कंपनी के हैं वो भी हमारा ओन कैपिटल हो गया। और बोरोड कैपिटल है डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह हम जो लेते हैं, दैट इज नोन एज बोरोड कैपिटल। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। RH वेसल, the long-term source of fund employed in a business enterprise. Capital structure मतलब a long-term source of fund employed in a business enterprise. John Hampton, a firm's capital structure is the relation between the debt and equity securities that makes up the firm's financing of its assets. मैंने चैप्टर के पहले ही एक्सप्लेन किया था, तो डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Principles of capital structure. Two basic principles are observed while taking decision about capital structure. The ratio of debt to equity should always be geared to the degree of stability of earning. मतलब जो हमारा डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इक्विटी ज़्यादा ले ली तो आपका रिस्क बढ़ गया, डेट ज़्यादा ले ली तो आपका लायबिलिटीज बढ़ गई। नो, इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड. The capital structure must be balanced with adequate equity cushions to absorb the shocks of the business cycle and to afford flexibility. कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपने अगर इक्विटी में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो तो भी वो शॉक बेयर कर सके। अगर कुछ लॉस आपको इक्विटी में हो जाता है तो वो बेयर कर सके। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि नेचुरल कैलामिटीज आती है, कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी कभी आपको प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें बेयर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है।
Components of capital structure. There are four basic components of capital structure. They are as follows. Equity share capital. Equity share capital, it is a basic source of financial activity of the business. Equity shares are shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference shares. They own the company. Equity shareholders are the ओनर्स ऑफ द कंपनी और वो अल्टीमेट रिस्क भी बेयर करते हैं. अगर किसी साल आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर्स के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द होल्डर्स हु गेट प्रेफरेंस इन द डिविडेंड. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद में जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. Retain earning. It is internal source of financing. It is nothing but plogging back of profit. जो profit आपको हुआ है उसको आपने वापस शेयर में कन्वर्ट कर लिया. That is known as plogging back of profit. Borrowing capital. It comprises the following. Debenture. हम लोग एक प्रॉपर परसेंटेज से डिबेंचर्स देते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं. It is acknowledgement of loan raised by company. Company has to pay interest at an agreed rate. हम लोगों को डिबेंचर होल्डर्स को, जैसे हम बैंक्स को इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को भी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दे कैरी फिक्स रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. अब टर्म लोन अगर आपने लिया है बैंक से 10 साल का या 15 साल का, तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो मिलेगा. दैट इज 10%, 12%, जो कुछ भी इंटरेस्ट रेट तब बैंक में चल रहा होगा. टू अंडरस्टैंड द अबव कंसेप्ट वी शैल कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज. अभी मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक बैलेंस शीट के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगी. ये रही बैलेंस शीट. अब इसमें आपको दिखता होगा लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज है, राइट हैंड साइड में एसेट्स है. तो मैं आपको सारे पहले फिगर्स पढ़ के दिखा देती हूँ. शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है. इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर्स आता है. उसके बाद में हमने देखा है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है. लाइबिलिटीज में 10% डिबेंचर्स है. उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है. और एसेट साइड में है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये है फिक्स एसेट्स. Current assets, sundry debtors, inventories, cash in hand and cash at bank, right? तो हमें अगर कैपिटल स्ट्रक्चर लेना है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें हमारा देखना है कि हमारे पास अभी ओन कैपिटल कितना है. तो हम लोग 10,000 इक्विटी शेयर, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस डिबेंचर्स, इनका टोटल करके 7,50,000 ये हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर. हम लोग अभी डिस्टिंग्विश देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में. तो इसमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में जरूर आता है. फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये भी डिस्टिंग्विश आता है, ये डिस्टिंग्विश आता है. और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी एग्जाम में ज़रूर आता है. तो आप इसको बाय हार्ट ना करते हुए अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रहे. इसका मीनिंग हम लोग फर्स्ट देखते हैं फिक्स कैपिटल का. फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट दैट इज फिक्स एसेट, जो फिक्स है. वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स. अभी यहाँ पे हमने देखा है कि करंट एसेट्स है, तो ये सारा जाता है वो वर्किंग कैपिटल है. करंट एसेट्स दैट इज सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंटरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हमारा करंट एसेट है. दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. नेचर, इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली. फिक्स कैपिटल फिक्स होता है जब तक ये बिजनेस का लिक्विडेशन नहीं हो जाता, जब तक ये बिजनेस का वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, तब तक फिक्स कैपिटल हमारे साथ हमेशा रहेगा. वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग. वर्किंग कैपिटल कभी भी फिक्स नहीं होता है या परमानेंट नहीं होता है. ये जैसे जैसे आपकी बिजनेस नीड्स बढ़ते जाती है वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है या फिर डिक्रीज होते जाता है. पर्पस, इट इज
invested in fixed assets such as land, building, equipments, right? हमने ये एग्जाम्पल में भी देखा था. वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा. वर्किंग कैपिटल हमेशा कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी जो हमारा स्टॉक होता है उसमें ही हम लोग वर्किंग कैपिटल का पर्पस होता है. सोर्सेस: फिक्स कैपिटल फंड्स कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. अभी सोर्सेस हमको कहाँ से आता है? शेयर्स कोई हमारा अगर परचेज करता है तो उसमें से हमको फिक्स कैपिटल मिलता है, डिबेंचर मिलता है, बॉन्ड मिलता है, लॉन्ग टर्म लोन हम लोग ले सकते हैं. दैट इज द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा. वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा. जो क्रेडिट बेसिस पे हम लोग सेल परचेज करते हैं उससे भी हमारा वर्किंग कैपिटल नीड फुलफिल हो जाता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स: इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट. फिक्स कैपिटल में जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, हम लोग लोन लेते हैं तो हमारा एक फिक्स लाइबिलिटी बन जाता है उनको प्रॉफिट शेयर करने का. तो इसके लिए इन्वेस्टर्स फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स. अब जिनको इमीडिएट रिटर्न्स की ज़रूरत होती है वो हमेशा वर्किंग कैपिटल में ही इन्वेस्ट करेंगे. रिस्क: इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क. फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क. इसमें रिस्क भी ज़्यादा है. अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है. बट वर्किंग कैपिटल इसके कंपैरिजन में लेस रिस्की है. तो इसके लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है देन फिक्स कैपिटल. ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप मैंने जितने भी कंसेप्ट आपके लिए हैं आपके पूरे समझ में आ गए होंगे. अगर आपने ये स्लाइड्स भी पढ़ने के लिए रेफर की तो योर पर्पस विल बी सफिस्ड और आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे. जैसे मैंने आपको बोला है टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़िए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट डाल सकते हो. थैंक यू सो मच.